हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड, हम अभी जो चैप्टर सीख रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक डिटर्मिनेंट का पार्ट और एक मैट्रिसेस का पार्ट। डिटर्मिनेंट का पार्ट तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है, हर एक एक्सरसाइज, उसका हर एक प्रॉब्लम, फिर जो भी कंसेप्ट्स है, डेफिनेशंस वगैरह, ये सब थ्योरेटिकल बातें भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स इस वर्ड का प्लूरल फॉर्म है, अनेक वचन है, मैट्रिक्स का अनेक वचन रहेगा मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स ये जो उसका नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स का यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिया है, जिस प्रकार से हमने डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया है। मैंने आपके सामने लिख रखा है, ध्यान दीजिए। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m नंबर्स, m इंटू n, mn नंबर्स इन m रोज, हमें पता है जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसे हम रो कहते हैं, एंड n कॉलम्स, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, जो खड़ी रहेगी उसे हम कॉलम कहेंगे, जो हॉरिजेंटल रहेंगी उसे हम रो कहेंगे, हमें पता है। एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। तो जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन हम मैट्रिक्स को मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं या फिर सिंपली ब्रैकेट भी ले सकते हैं। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। देखिए डेफिनेशन हमें क्या दिया है। डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम की संख्या सेम रहती थी, मैट्रिक्स में वो जो कंडीशन है, यहाँ पे वो कंडीशन नेसेसरी नहीं है। रो और कॉलम की संख्या सेम ही रहनी चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स में बंधन कारक नहीं है, ध्यान दीजिए। मतलब डिटर्मिनेंट में जितनी रोज रहेंगी, रोज मतलब हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, कॉलम मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट, जो खड़े रहेंगे उसे हम कॉलम कहते हैं, जो आड़े रहेंगे उसे हम रो कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या सेम रहना कंपलसरी है, मैट्रिसेस में रो और कॉलम की संख्या सेम ही रहेगी ऐसा नेसेसरी नहीं है, सेम रह सकती है या फिर सेम नहीं रह सकती है। लुक हियर, डेफिनेशन हमें क्या दिया है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन m रोज, मतलब हॉरिजेंटल m रोज, एंड n कॉलम्स, वर्टिकल n कॉलम्स, एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। अगर वहां पे m रोज है और n कॉलम्स है, ध्यान दीजिए, अगर वहां पे m रोज है और n कॉलम्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा m बाई n, ठीक है। और ये ऑर्डर हम इस प्रकार से लिखते हैं, m बाई n। ऑर्डर लिखने के लिए देखिए हम इस प्रकार से ऑर्डर लिखेंगे, m बाई n। यहाँ पे पहला नंबर जो है ये हमें नंबर ऑफ रो बताएगा, दूसरा नंबर जो है ये नंबर ऑफ कॉलम बताएगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/2 है तो वो मैट्रिक्स में 3 रोज रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है ना, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और टोटल नंबर्स कितने रहेंगे, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, मतलब 6 टोटल नंबर रहेंगे, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है। A11, ये यहाँ का जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स देखिए क्या है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है A11, A12, A13 अप टू A1n, ठीक है। देखिए A11, A12, यहाँ का जो पहला सफिक्स रहेगा, ये पहला सफिक्स हमें रो की पोजीशन सजेस्ट करेगा, रो की पोजीशन बताएगा, और दूसरा जो सफिक्स रहेगा ये कॉलम की पोजीशन बताएगा। इसका मतलब A13 एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। सिमिलरली A1n ये फर्स्ट रो में है एलिमेंट और nth कॉलम में है। वैसे भी यहाँ पे कितने कॉलम है, n कॉलम, तो हमें n तक जाना है, ओके। फिर हमने सेकंड रो लिया है A21, A22, A23 अप टू A2n। A21 मतलब ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है ये। A23 यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रहेगा। A2n यहाँ का एलिमेंट
सेकंड रो और nth कॉलम में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम AM1 तक आए हैं। ठीक है, हमारे पास रोज कितने हैं? A11 फर्स्ट रो, A21 सेकंड रो में है, उसी प्रकार से AM1 कौन से रो में रहेगा? mth रो में रहेगा। कितने नंबर के रो में रहेगा? m नंबर के रो में रहेगा। देखिए, हमेशा पहला सफिक्स रो की पोजीशन, रो की संख्या बताएगा, दूसरा सफिक्स कॉलम की संख्या बताएगा। मतलब अब ये AMN है, इसका मतलब ये एलिमेंट m नंबर के रो में है और n नंबर के कॉलम में है। AM3, इसका मतलब ये एलिमेंट m नंबर की रो में रहेगा और 3 नंबर के कॉलम में रहेगा। हमेशा पहला सफिक्स रो की पोजीशन बताएगा और दूसरा सफिक्स कॉलम की पोजीशन बताएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स, सपोज हमारे पास ये तो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सपोज हमारे पास 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/2 मतलब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे, तो ये किस प्रकार से रहेगा? देखिए, A11 A12 ये फर्स्ट रो, A21 A22 सेकंड रो, A31 A32 थर्ड रो। अब देखिए यहाँ पे रोज कितने हैं? 1 2 3, हॉरिजॉन्टल जो है इसे हम रो कहेंगे। कॉलम कितने हैं? 1 2, तो इसका ऑर्डर 3/2। जनरली ऑर्डर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के सफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, इस मैट्रिक्स में 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 2 प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 6। तो इस मैट्रिक्स में 6 नंबर है। देखिए कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ओके, लुक हियर, इन शॉर्ट अबो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने Aij लिखा, मतलब A का सफिक्स Ij और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा है। ये जो है इसे कहते हैं हम कॉम्पैक्ट फॉर्म, इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म। ओके, इसे मैट्रिक्स का हम कॉम्पैक्ट फॉर्म कहेंगे। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है Aij और यहाँ पे ऑर्डर लिखा है हमने m/n, इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, वेयर m क्या है? m इज द नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रोज, m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। पहला सफिक्स रो के लिए है, हमारे पास रो कितने हैं? m है, हमारे पास रो कितने m है, तो I 1 से लेके m तक रहेगा क्योंकि m ही रोज है। दूसरा सफिक्स रहता है कॉलम के लिए, हमारे पास कॉलम कितने? n है, तो ये जो j है, j 1 से लेके n तक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास n कॉलम है। देखिए m रोज है और n कॉलम्स हैं। ठीक है, द नंबर्स विच फॉर्म मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो नंबर रहेंगे जिससे मैट्रिक्स फॉर्म होता है, उन नंबर को मैट्रिक्स के एलिमेंट कहा जाता है। जैसे A11 A12 A21 A22 A31 A32 दीज आर द एलिमेंट्स, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। या फिर सपोज अगर हमने इस प्रकार का मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4, अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2/2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने? 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इसमें जो नंबर हमने लिखे हैं 1 2 3 4, इन नंबर को मैट्रिक्स के एलिमेंट कहेंगे। ये जो नंबर हमें दिख रहे हैं, इन नंबर को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहेंगे। जिन नंबर से मैट्रिक्स फॉर्म होता है, उन नंबर को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जिस नंबर से मैट्रिक्स फॉर्म होगा उन नंबर को कहेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, मैट्राइसेस, मैट्रिक्स का अनेक वचन मैट्राइसेस, हमारे चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। डिटर्मिनेंट का अनेक वचन डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स का अनेक वचन मैट्राइसेस, प्लूरल फॉर्म। मैट्रिक्स इज सिंगुलर फॉर्म, मैट्राइसेस इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या? सभी मैट्राइसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D,
जनरली कैपिटल लेटर हम यूज करेंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट हमने लिखे हैं, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज किए जाएंगे। मैट्रिक्स में जो नंबर है जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में था। मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, कितने रोज कितने कॉलम रहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सब बातें हमने अभी तक देखी है। ठीक है, इन शॉर्ट थोड़ा सा देखेंगे हम। देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m बाय n से लिखा जाएगा। m मींस नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और जितने रो जितने कॉलम, जितनी रो की संख्या है, जितनी कॉलम की संख्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो आने वाला आंसर उतने एलिमेंट्स रहेंगे मैट्रिक्स में। जैसे यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 6 मिलेगा, तो इसमें 6 एलिमेंट्स रहेंगे। अब यहाँ पे इसकी ऑर्डर 2 बाई 2 है, ये 2 बाई 2 का प्रोडक्ट, 2 और 2 का प्रोडक्ट कितना आएगा 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, हमेशा पहला सफिक्स हम रो के लिए लेते हैं, दूसरा सफिक्स कॉलम के लिए लेते हैं। पहला सफिक्स हमें रो की पोजीशन बताएगा, दूसरा सफिक्स हमें कॉलम की पोजीशन बताएगा। ऑर्डर लिखते समय पहला नंबर रो की संख्या बताएगा, दूसरा नंबर कॉलम की संख्या बताएगा। ठीक है, इतना पार्ट मैट्रिक्स का डेफिनेशन और मैट्रिक्स के बारे में इतना पार्ट हमें पता होना जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे पहला टाइप हमें दिया है रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो रहेगी उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो रहेगी उसे कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये हम इस प्रकार से लेते हैं 1 बाई n। क्यों? क्योंकि पहले हम रो की संख्या लिखते हैं और रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 ही रहेगी, इसलिए इसका ऑर्डर रहेगा 1 बाई n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप देखिए कितने रोज और कितने कॉलम है, 1 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर रहेगा 1 बाई 1। इस मैट्रिक्स में 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 1 बाई 2। इस मैट्रिक्स में 1 रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 1 बाई 3। ओके, इस मैट्रिक्स में 1 रो है लेकिन 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 1 बाई 4। देखिए यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में हमने रो मैट्रिक्स लिया है, लेकिन हर एक एग्जाम्पल में जब हमने उसका ऑर्डर लिखा है तो पहला नंबर हमेशा हमें 1 मिल रहा है, इसलिए रो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 1 बाई n। ये n चेंज हो सकता है, कुछ भी रहेगा 1 2 3 4 5 6, ओके, लेकिन हमेशा रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 ही रहेगी। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 रहती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 रहेगी उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज m बाई 1। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? m बाई 1। m नंबर ऑफ रोज, 1 नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि वहां पे कॉलम की संख्या 1 रहती है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो 2 बाई 1। इसका ऑर्डर 3 रोज है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम रो कहते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम, तो इसका ऑर्डर रहेगा 3 बाई 1। इसका ऑर्डर रहेगा 4 बाई 1। जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 रहेगी उसे कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाई 1 कॉलम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 1 कॉलम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 1 कॉलम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 बाई 1 कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर आपने इन दोनों मैट्रिक्स को देखा तो इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 बाई 1 है, और ये दोनों में भी प्रेजेंट है, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रहता है जिसे हम सिंगलटन कहते हैं, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, जिस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रहेगा उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके,
लुक हियर, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी, रो और कॉलम की संख्या अगर सेम नहीं रहेगी तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को अगर हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहना है तो यम और यन सेम नहीं होना चाहिए। यम क्या है? नंबर ऑफ रोज। यन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रेक्टेंगुलर है तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं रहेंगे, तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब यम इज नॉट इक्वल्स टू यन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पे जो मैट्रिक्स हमने लिया है, इस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल अरेंजमेंट 2 है और वर्टिकल अरेंजमेंट 3 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। बरोबर है। इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल अरेंजमेंट 3 है और वर्टिकल अरेंजमेंट 2 है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 3/2। बराबर है ना? समझ रहे ना आप? देखिए, यहां पे 2 रोज 3 कॉलम्स है, रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं है। यहां पे 3 रोज और 2 कॉलम्स है, रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं है। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी उसे कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है हमें। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी उसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। दिखते समय ये स्क्वायर टाइप दिखेगा। स्क्वायर मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिस क्वाड्रिलैटरल की चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री का रहता है। ये रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है हमें। रेक्टेंगल मीन्स जिसकी लंबी रुंदी सेम नहीं रहेगी, लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं रहेगी, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। देखिए, रेक्टेंगल फिगर इस प्रकार का रहेगा, ओके, और स्क्वायर इस प्रकार का रहेगा। स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल रहेंगे, ये हमें स्क्वायर जैसा दिखेगा, ये हमें रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी। ओके, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं तो ये रो और कॉलम की संख्या सेम रहनी चाहिए। सॉरी, इसे हमें क्या कहना है? स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। ये स्क्वायर कब पॉसिबल है? ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब पॉसिबल है? जब यम और यन की वैल्यू सेम रहेगी, यम और यन की कीमत यहां पे सेम रहेगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। नाउ लुक हियर, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि यहां पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है, 2/2 है। ओके, यहां पे 3 रोज और 3 कॉलम्स है, 3/3 है। जब मैट्रिक्स स्क्वायर रहेगा तो उसका ऑर्डर एक तो हम 2/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर उसका ऑर्डर लिख सकते हैं is of order 2, ऐसा कहा तो भी चलेगा। 2/2 कहने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का है? 2। ये मैट्रिक्स is of order सिर्फ हम 3 कहेंगे। 3/3 कहा तो भी चलेगा, लेकिन रो और कॉलम की संख्या अगर सेम है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट रो और कॉलम की संख्या सेम रहती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या सेम रहती है, जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहते हैं। तो यहाँ पे भी जितने रो है उतने ही कॉलम है, तो ऑर्डर 2/2 कहने की बजाय हम ऑर्डर 2 कहेंगे। ऑर्डर 3/3 कहने की बजाय हम ऑर्डर 3 कहेंगे। नाउ लुक हियर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके समझ में आना चाहिए। अगर ये एलिमेंट हमने देखे 1 4, ध्यान दीजिए, ये जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, इस एलिमेंट का अगर हमने पोजीशन देखा तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो इन्हें कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट के लिए, लेकिन कहाँ? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। ठीक है ना? लुक हियर, इन स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लिया है, किस प्रकार का रहेगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना? A33 जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जिसके लिए रो और कॉलम की पोजीशन सेम है, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स।
इन्हें कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें डायगोनल नहीं कहेंगे हम, इन्हें भी डायगोनल नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी पोजीशन सेम नहीं है। A1 3 है, A3 1 है। तो रो और कॉलम की पोजीशन अगर सेम रहती है तो इन्हें कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। और रिमेनिंग जो एलिमेंट है, बचे हुए जो एलिमेंट है, उन्हें कहेंगे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को कहना है हमें डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, इन एलिमेंट्स को कहना है हमें डायगोनल एलिमेंट्स, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं इनको कहना है हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम कहां पे कंसीडर करेंगे? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करने हैं। ध्यान दीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, हमेशा हमें डायगोनल एलिमेंट्स उन्हीं को कहना है जिनके लिए रो और कॉलम की पोजीशन सेम रहेगी। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो इन्हें कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को कहेंगे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमें देखना है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस में एक कंडीशन सेम है, दोनों भी मैट्रिसेस बेसिकली हमें स्क्वायर ही लगेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस ही लगेंगे। लुक हियर, डायगोनल मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन देखिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे। देखिए, है कौन सा? डायगोनल, लेकिन किसकी बात कर रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। देखिए, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन ये डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या, किसके बारे में बता रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, ऐसा बता रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा कह रहा है कि मेरे सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे। अब हम डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके लिए कंसीडर करते हैं? किस मैट्रिक्स के लिए कंसीडर करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर रहेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये बातें सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी शुरुआत ही होती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। देखिए, इसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, खुद की बात नहीं कर रहा है। ये डायगोनल मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा है कि मुझ में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे सभी के सभी 0 रहेंगे। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखा जाए, इसका हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म लिया है, AIJ इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल्स टू 0 रहेगा जब I इज नॉट इक्वल्स टू J रहेगा। मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, I इज नॉट इक्वल्स टू J मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे सभी 0 रहेंगे। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय D। जनरली डायगोनल मैट्रिक्स हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। If D1, D2, D3 are diagonal elements of a diagonal matrix, then it is given by D equals to D1, D2, D3। देखिए क्या रहेगा, सपोज हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं D, ऑर्डर 3x3 का, मतलब ऑर्डर 3 का। ठीक है, 1 0 0 0 -5 0 0 0 सपोज 2। अब इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। दिस डेफिनेशन इज साइलेंट अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इसके लिए यह डेफिनेशन हमें कुछ भी नहीं बता रही है। यह डेफिनेशन खुद अपने लिए साइलेंट है, डायगोनल के लिए साइलेंट है। यह सिर्फ हमें क्या बता रही है कि सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे।
अब यहाँ के जो डायगोनल एलिमेंट्स है क्या है 1 माइनस 5 2, तो इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं 1 माइनस 5 2। जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स इस प्रकार का लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स मतलब हम यहाँ पे इसका मीनिंग किस प्रकार से लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 माइनस 5 2 है और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0 रहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि बाकी हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे क्या नहीं है, ये यहाँ पे रो मैट्रिक्स ऐसा इसका हमें यहाँ पे मीनिंग नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। ओके, लुक हियर। अब इसे लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे लिखते समय हम यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे इसे, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो गए अब। नहीं तो अगर ऐसा लिखा जाए तो ये आपको रो मैट्रिक्स भी लग सकता है, तो अब कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया, ठीक है। D1 D2 D3 इस प्रकार से लिया हमने, यहाँ पे भी 1 माइनस 5 2। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों में भी एक कंडीशन कॉमन है, कौन सी, स्क्वायर की। दोनों भी बेसिकली स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है। लुक हियर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0, मतलब यहां तक का डेफिनेशन है ये। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, यही है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। तो यहां तक का सेंटेंस ये तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही डेफिनेशन है, ठीक है ना। यहां तक का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, मतलब इस स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन किस प्रकार का, आगे देखिए, आगे कंडीशन और एक दी है हमें, कौन सी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, ये यहां पे कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहां तक का डेफिनेशन किसका है, डायगोनल मैट्रिक्स का। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज करके भी डिफाइन कर सकते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब डायगोनल कहा है, इसका मतलब सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे, is called scalar matrix. A scalar matrix is always a diagonal matrix. Scalar matrix हमेशा diagonal matrix रहेगा। Look here, suppose अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं 2 0 0 2, इसे हम स्केलर कह सकते हैं, ओके। इसे हम क्या कह सकते हैं, स्केलर। और ये डायगोनल भी है, किस प्रकार का डायगोनल है, इसके डायगोनल एलिमेंट से 2 2, बराबर है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे। देखिए इस प्रकार का मैट्रिक्स -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, इसे भी हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी, पहली कंडीशन स्क्वायर रहना चाहिए, स्क्वायर है। दूसरी कंडीशन सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहने चाहिए, है। तीसरी कंडीशन सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए। यहां पे 3 कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स के लिए, 3 कंडीशन। डायगोनल के लिए भी 3 कंडीशन, कौन से, स्क्वायर रहना चाहिए, ओके, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहने चाहिए। तो 2 ही कंडीशन इंपॉर्टेंट यहां पे, 3 नहीं। कौन से, स्क्वायर रहना चाहिए, पहली कंडीशन स्क्वायर, दूसरी कंडीशन सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। लेकिन यहां पे तीसरी कंडीशन ऐड हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहने चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में 3 कंडीशन है और डायगोनल मैट्रिक्स में 2 कंडीशन है। डायगोनल मैट्रिक्स में 2 कंडीशन कौन से है, पहली कंडीशन वो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए।
पहली कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहने चाहिए। ये दो कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स में। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में पहली कंडीशन स्क्वायर चाहिए, दूसरी कंडीशन सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए, तीसरी कंडीशन सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम स्केलर कहेंगे, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो रहेंगे उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। A zero matrix is denoted by capital O, big O, capital O यूज करेंगे हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। A zero matrix may or may not be a square। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रह सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है। A zero matrix which is square is always a diagonal matrix as well as scalar matrix। जो जीरो मैट्रिक्स, देखिए अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर रहेगा तो उसे हम डायगोनल भी कह सकते हैं और उसे हम स्केलर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स मीन्स एक तो स्क्वायर होना चाहिए, देखिए जैसे इस प्रकार से, उसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए और सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। भले ही कहीं भले कुछ भी रहेंगे, वन रहेंगे या जीरो, मतलब जीरो रहेंगे या फिर नॉन जीरो रहेंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए। इसका मतलब अगर एक आधा जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसे हम डायगोनल कह सकते हैं और स्केलर भी कह सकते हैं। ठीक है, अ जीरो मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर, अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसे हम डायगोनल कह सकते हैं और स्केलर भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, देखिए बेसिकली ये स्क्वायर है। अब अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, यहां तक का डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स का है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, यहां तक का डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स का है। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, और ये कंप्लीट डेफिनेशन स्केलर का है। स्केलर में क्या है, एक को स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर है, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए, यहां पे भी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तीसरा कंडीशन सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए, इक्वल है क्योंकि वन है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। लुक हियर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन आ रहा है, स्केलर मैट्रिक्स का भी कंडीशन यहां पे आ रहा है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा ऐसे नेसेसरी नहीं, स्केलर मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा ऐसा नेसेसरी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ना कंडीशन क्या क्या है, स्क्वायर और ये देखिए स्क्वायर है, दोनों भी स्क्वायर है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, डायगोनल एलिमेंट वन है, डायगोनल एलिमेंट वन है, इसे हम स्केलर कह सकते हैं। ठीक है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्केलर। इस आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर कह सकते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल आई यूज करेंगे, जैसे जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ओ यूज करते हैं, उसी प्रकार से यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी है और स्केलर भी है। स्केलर के तीन कंडीशन है, कौन कौन से, सभी नॉन स्क्वायर रहना चाहिए, स्क्वायर है, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहने चाहिए, जीरो है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए, इक्वल है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसे हम स्केलर कह सकते हैं, लेकिन इस स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इट मीन्स every unit or identity matrix is scalar matrix, but every scalar matrix need not be unit or identity matrix। ये आइडेंटिटी और यूनिट है और स्केलर भी है,
ये स्केलर है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और स्केलर भी है। ये स्केलर है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डायगोनल है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा ऐसा नेसेसरी नहीं। अ स्केलर मैट्रिक्स, देखिए डेफिनेशन, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर का कंडीशन स्क्वायर रहना चाहिए, स्क्वायर है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहना चाहिए, जीरो है। लेकिन इसके सभी डायगोनल एलिमेंट सिर्फ इक्वल नहीं, इक्वल तो रहेंगे लेकिन वन भी रहेंगे, इक्वल रहेंगे लेकिन वन रहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम स्केलर, देखिए स्केलर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are equal to 1, a scalar matrix in which all diagonal elements are equal to 1 is called unit matrix or identity matrix। ओके, अब इसके बाद है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें स्क्वायर की कंडीशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन इसमें स्क्वायर की कंडीशन नेसेसरी है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहना चाहिए? स्क्वायर रहना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन दोनों में भी स्क्वायर की कंडीशन नेसेसरी है। A square matrix in which all the elements below the diagonal, अब यहाँ पे diagonal वर्ड आया है, इसका मतलब वो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे अगर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है ये मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर रहना ही चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो रहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो रहते हैं तो उसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके उलट डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो रहते हैं, सभी एलिमेंट अगर जीरो रहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो रहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो रहेंगे। अब देखिए वैसे अगर ये देखा जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे हम अपर ट्रायंगुलर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ डायगोनल के नीचे के एलिमेंट देखने हैं, ऊपर के एलिमेंट नहीं देखने हैं। अपर में, लोअर में अपर के देखने हैं, नीचे के नहीं देखने हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो चाहिए, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो इसे हम अपर कह सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो चाहिए, देखिए डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के बारे में नहीं बताता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के बारे में नहीं बताता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो चाहिए, ऊपर के जीरो रहेंगे नहीं रहेंगे नेसेसरी नहीं है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो चाहिए। कहां पे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ यह देखना है कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ यह देखना है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो चाहिए, नीचे के एलिमेंट जीरो रहेंगे नहीं रहेंगे इसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर रहेगा या लोअर ट्रायंगुलर रहेगा उसे कहेंगे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहना है? डायगोनल, मतलब वो अपर ट्रायंगुलर रहेगा तो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर रहेगा तो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एखादा मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहता है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ही देखने हैं, जीरो चाहिए, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो चाहिए, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो रहेंगे नहीं रहेंगे इससे हमें लेना देना नहीं है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो चाहिए, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो चाहिए, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें ट्रायंगुलर वर्ड तो आया ही है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? या तो वो अपर ट्रायंगुलर रहेगा या फिर वो लोअर ट्रायंगुलर रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं।
अब हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। हमें पता है डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम की संख्या सेम रहती है। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो बेसिकली मैट्रिक्स स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी, तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या सेम रहती है। मतलब अगर हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। नाउ लुक हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय, हमने दो वर्टिकल बार इसमें A लिखा है, इसे पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A, और DET, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में हमने DET लिखा और ब्रैकेट में A लिखा है। इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसे और इसे हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए इसे मॉड नहीं कहेंगे, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, नहीं तो जनरली आप इसे मॉड ऑफ A कहते हो। स्टूडेंट ये गलती नहीं करना है, हमने यहाँ पे इसका मॉड नहीं लिया है, हमने क्या किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स था तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया। ये डिटर्मिनेंट का साइन है क्योंकि डिटर्मिनेंट हम दो वर्टिकल बार में लिखते हैं, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो इसका डिटर्मिनेंट इस प्रकार से रहेगा। इसे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें वर्टिकल बार लेने हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को वर्टिकल बार से रिप्लेस करना है डिटर्मिनेंट लेते समय, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हम किसका ले सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओके। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, हम डिटर्मिनेंट किसका ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसे कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर हमें 0 मिला है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स A को कहेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब सिंगुलर हम तभी कह पाएंगे जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। If determinant of a square matrix is non-zero, then the matrix is called non-singular। मतलब देखिए तीनों कंसेप्ट डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये तीनों भी चीजें, ये तीनों भी बातें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। और हम किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है, या इसका आंसर -3 है, देखिए नॉन 0 आता है तो इस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर अगर कहना है तो उस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें वेरीफाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वहाँ का स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमें उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड किए सिवाय हमें यहाँ पे उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर नहीं कहते आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है ट्रांसपोज, एक ऑपरेशन है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक प्रकार का ऑपरेशन है। किस प्रकार का ऑपरेशन है, अगर हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं। लुक हियर, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो इससे हमने एक नया मैट्रिक्स फॉर्म किया है, इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज डिनोट करते हैं हम A के
प्रीफिक्स मतलब ए के सर पे, ए के पावर में टी लिखेंगे या फिर डैश देंगे, इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज। इसे क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है ना, इन दोनों को भी हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांस मीन्स चेंज, ट्रांस का मतलब क्या है? चेंज। पोज मीन्स पोजीशन, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यहां पे जो मैट्रिक्स था इसके हर एक रो को हमने कॉलम में लिखा है। ठीक है, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को यहां पे हमने इंटरचेंज किया है। देखिए यहां पे रो थी, इसको कॉलम में लिखा, यहां पे रो थी, इसको कॉलम में लिखा, यहां पे रो थी, इसको कॉलम में लिखा। ठीक है, और यहां पे जो कॉलम था यहां पे रो में है, यहां पे जो कॉलम है यहां पे रो में है। तो हमने क्या किया? रो और कॉलम को इंटरचेंज किया। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो नया हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे कहेंगे हम ट्रांसपोज। देखिए डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करेंगे। किस प्रकार से? बाय इंटरचेंजिंग। इंटरचेंज करना मतलब अदला बदल करना। ठीक है ना, रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ अदला बदल करनी है। ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को ट्रांसपोज करके, मतलब रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है, तो नया जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उस मैट्रिक्स को दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। जैसे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ए के सर पे हमने यहां पे टी लिखा है, ए के सिर पे हमने यहां पे टी लिखा है, इसे हम ए ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए ऐसा पढ़ सकते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखिए इसका ऑर्डर 3/2 था, तो इसका ऑर्डर हमें क्या मिला है? 2/3। ठीक है, लुक हियर, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर m/n, अगर ए m/n ऑर्डर का रहता है तो उसका ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज इज ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर इंटरचेंज होगा, n/m मिलेगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर m/n का है तो उसका ट्रांसपोज हमें n/m मिलेगा, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हमें n/m मिलेगा। जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हमें यहाँ पे क्या मिला है? 2/3 मिला है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ओके, अब हमारे सिर्फ दो ही टाइप्स बचे हैं। अब हमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स देखने हैं मैट्रिसेस के, एक है सिमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बताया है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली स्क्वायर चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, मतलब वो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों भी इक्वल रहने चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब a12 इक्वल्स टू a21, इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पे आई जे है, यहाँ पे जे आई है। a12 इक्वल्स टू a21, a23 इक्वल्स टू a32, a13 इक्वल्स टू a31। देखिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स A लिया है जिसमें A, H, G, H, B, F, G, F, C एलिमेंट है। अब यहाँ पे A12 H है, A12 क्या है? H। इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब A12। इसका पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21। A12 A21 सेम है, दोनों का वैल्यू ही H है। सिमिलरली ये A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A13 G है, A31 भी G है, देयरफॉर A13 इक्वल्स टू A31। A23 F है, A32 भी F है, देयरफॉर A23 इक्वल्स टू A32। ओके, नाउ लुक हियर, हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे जिसमें A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल्स टू A31, A23 इक्वल्स टू A32 रहेगा। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स को, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
Look here, a scalar matrix and a null square matrix are always symmetric. स्केलर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं, नल स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। a12 इक्वल्स टू a21, a13 इक्वल्स टू a31, a23 इक्वल्स टू a32। ओके, नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपोजिट होने चाहिए साइन में। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है, यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij इक्वल्स टू माइनस Aj। फॉर ऑल I and J ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डेफिनेशन देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए लिया हमने, सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए a12 देखिए a12 h है, a21 माइनस h है। तो यहाँ का h अगर हमने a12 से रिप्लेस किया, क्योंकि h का वैल्यू क्या है a12, तो a21 इक्वल्स टू माइनस a12 मिला है हमें। दोनों अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। ये यहाँ पे अपोजिट होने चाहिए साइन में, सिर्फ साइन में अपोजिट, बाकी वो सेम। ये अपोजिट होने चाहिए, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस चाहिए। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। देखिए a13 इक्वल्स टू माइनस a31, a31 इक्वल्स टू माइनस a13 है, दोनों अपोजिट है साइन में। ये भी दोनों अपोजिट है, a23 इक्वल्स टू माइनस a32 मिला है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर कहना है तो बेसिकली स्क्वायर चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए, और यहाँ के एलिमेंट साइन में अपोजिट, यहाँ के एलिमेंट साइन में अपोजिट, यहाँ के एलिमेंट साइन में अपोजिट। एलिमेंट सेम रहेंगे, सिर्फ साइन अपोजिट रहेंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस रहना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस रहना चाहिए। इसे कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम चाहिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में लेकिन कंडीशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। h इक्वल्स टू a12 इक्वल्स टू माइनस a21, a13 इक्वल्स टू माइनस a31, a23 इक्वल्स टू माइनस a32। जो इंटरचेंज करके हम एलिमेंट लिखते हैं अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे जैसे इंटरचेंज इक्वल होने चाहिए, सिमेट्रिक में इंटरचेंज इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे इंटरचेंज नंबर सेम रहेंगे लेकिन साइन उनके अपोजिट रहने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए a ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस a, इसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और सिमेट्रिक के लिए a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सिमेट्रिक हम तभी कह सकते हैं जब ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स सेम रहेगा। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम रहता है तो सिमेट्रिक, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों का साइन अगर अपोजिट आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टोटल 17 टाइप्स यहाँ पे हमने देखी है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिखिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो लाइक करना ना भूलिए। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर आप भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ वो सजेशन भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।